सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डूशियान को बचाने के लिए महान जुयान और डूशियान पहुंच गए। साथ ही चांगशाओ ने अपनी खतरनाक प्लानिंग से कांगपिंग के स्पिरिट फॉर्म को हरा दिया और फिर चांगशाओ को पता चला कि कांगपिंग ने साउथ सी और ड्रैगन क्लैन के दरमियान जंग छेड़ दी ताकि इन दोनों सेक्ट के जंग में कांगपिंग का फायदा हो। जब चांगशाओ ने साउथ सी का कबीला देखा तब उसे पता चला कि वहाँ के लोग अभी भी उसे सी गॉड समझ के उसकी पूजा करते हैं और ये बात ड्रैगन प्रिंस यांजी को भी पता चल गई। अब आगे तो हम देखते कि शाओलिंग प्रिंस यांजी को चांगशाओ की मूर्ति तोड़ने से मना कर रही थी और इधर चांगशाओ फुल टेंशन में था। उसे लग रहा था कि अगर यांजी ने गलती से भी ये बोला कि सी गॉड और कोई नहीं बल्कि डूशियान सेक्ट का डिसाइपल चांगशाओ है तो फिर जीफांग के दोनों ट्विन सेजेस और कांगपिंग हाथ धो के मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग मुझे मार ही डालेंगे और फिर मेरा पर्सनल टाओइज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर चांगशाओ खुद से ही कह रहा था, अरे बाप रे, मैं ये क्या क्या सोच रहा हूँ। नहीं, मुझे थोड़ा शांत होना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचूंगा तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा और इसी सोल्यूशन के दम पर मैं ज्यादा सालों तक जिंदा भी रह पाऊंगा। इधर ड्रैगन प्रिंस यांजी सोच रहा था कि भले ही चांगशाओ बहुत ही ज्यादा होशियार और पावरफुल है मगर अभी तक वो इमॉर्टल नहीं बने तो फिर वो एक गॉड कैसे बने। और तभी चांगशाओ अपनी माइंड की पावर से यांजी से बात करने लगता है। ये बातें उन दोनों के अलावा और कोई सुन नहीं सकता था। वो कहता है, यांजी शांत रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो यांजी तुरंत ही शांत होकर उसकी बातें सुनने लगता है। अब चांगशाओ यांजी से कह रहा था कि मुझे साउथ सी ड्रैगन पैलेस और सी गॉड से इस झगड़े को हल करना है तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाओ। हम इस बारे में डिस्कस करके कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। यांजी को भी ये आइडिया सही लगती है और अब हमें चांगशाओ की प्लानिंग बताई जाती है। वो कह रहा था कि सबसे पहले तो मुझे इस हैंडसम ड्रैगन को यकीन दिलाना होगा कि शांति से ही बात करके जंग को रोका जा सकता है और इससे बहुत सारी पुण्य की चीजें भी हासिल हो सकती है। और तभी यांजी का भाई आओमू यांजी से कहता है कि तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से सी गॉड के पुतले को तोड़ दो। तो यांजी थोड़ी सोचने की एक्टिंग करके कहता है कि मेरे भाई ऐसे तो कभी झगड़े खत्म नहीं होंगे। ये सुन के आओमू का जोश थोड़ा कम हो गया था। जिसके बाद यांजी कहता है, भाई मैं सी गॉड से मिलने जा रहा हूँ। जिसके बाद अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि मेरे वापस आने तक कुछ भी मत करना, इससे मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा। मगर आओमू को तो झगड़े करने की बहुत जल्दी हुई थी। वो कह रहा था कि यांजी एक नंबर का बेवकूफ है, इसे इतना भी समझ नहीं आता कि हम ड्रैगन समंदर के राजा है तो भला हम उस पागल सी गॉड के ऑर्डर्स क्यों मानेंगे। वही दूसरी तरफ यांजी चांगशाओ से मिलने पहुंच जाता है। वो चांगशाओ से कह रहा था कि सीनियर, अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मुझे तो पता नहीं था कि ये झगड़े लगाने के पीछे जीफांग टाओइज्म का हाथ है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट नहीं करते तो शायद मैं भी सी गॉड सेक्ट पर हमला कर देता। और तभी चांगशाओ उसके कंधे पर हाथ रख देता है और यहीं से उसकी प्लानिंग की सेकंड स्टेप रिवील होती है। वो इस ड्रैगन को यकीन दिलाना चाहता था कि उसे चांगशाओ के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। मतलब चांगशाओ उसके साथ हमदर्दी का बॉन्ड क्रिएट करना चाहता था। इसलिए चांगशाओ बड़ी ही मायूस शक्ल बना के कहता है कि ड्रैगन ने हजारों सालों से कई सारे पाप किए हैं और उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। और मेरे प्यारे यांजी, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने हमेशा ही अच्छे काम करके इन पापों को कम करने की कोशिश की है। तुम हमेशा ड्रैगन रेस की भलाई के बारे में सोचते हो। चांगशाओ की मुँह से अपनी तारीफ सुनकर यांजी के तो आंसू निकल आते हैं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बारिश में अकेला था और फिर चांगशाओ ने ही बारिश में आकर उसके सिर पर छाता पकड़ा। यांजी से इतने प्यार से आज तक किसी ने बात नहीं की थी। तो कहते, सीनियर चांगशाओ, बस आप ही मेरी भावनाओं को समझ सकते हो। जिसके बाद वो अपना रोना बंद करके चांगशाओ से पूछता है कि सीनियर, आप सी गॉड सेक्ट के गॉड कैसे बन गए। और यहाँ पर आती है चांगशाओ की तीसरी स्टेप, जो की थी यांजी को यकीन दिलाना कि इसके पीछे चांगशाओ नहीं बल्कि कोई और है। तो अब चांगशाओ अपनी खतरनाक एक्टिंग स्किल के साथ झूठ बोलना शुरू कर देता है। वो यांजी से कह रहा था कि मैंने कभी सी गॉड सेक्ट को एस्टेब्लिश नहीं किया। क्या तुमने कभी वशीकरण का नाम सुना है? हाँ, तो बस वही मेरे साथ हुआ। ये जो हमारे सेंट होते हैं ना, उन्हें ढेर सारे मेरिट चाहिए रहती है लेकिन वो खुद सामने आके मेरिट कभी हासिल नहीं करते। तो एक सेज ने मुझे चुना और मेरा स्टेचू बनवा कर मेरे ही नाम से सी गॉड सेक्ट को एस्टेब्लिश किया। अब उस सेंट को मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मुझे किसी चीज की लालच नहीं है, ना ही मुझे मेरिट्स चाहिए और ना ही मुझे फेमस होना है। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं ही सी गॉड हूँ। तो यांजी चांगशाओ की
मीठी मीठी बातों में आ गया था। ओके तो सीनियर चांगशाओ में डाउ ऑफ हेवन की कसम खा के बताता हूँ कि मैं कभी किसी के पास इस बात का जिक्र नहीं करूँगा कि आप ही सी गॉड हो, आपका राज हमेशा राज रहेगा। और ये सब सुनकर चांगशाओ फुल टू खुश हो गया था। वो सोचता है वाह, मैंने तो छोटू सी ड्रैगन को अपनी साइड कर लिया, अब मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन ये छोटू सा ड्रैगन यानजी भी बहुत शातिर था। ओके तो सीनियर चांगशाओ, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था, क्या मैं आपका सी गॉड से ज्वाइन कर सकता हूँ ताकि मैं अच्छी काम करके अच्छी मेरिट हासिल करूँ और इससे मैं मेरी ड्रैगन रेस की मदद कर पाऊंगा। अब चांगशाओ तो उसे सी गॉड से ज्वाइन नहीं करवाना चाहता था, मगर बेचारी के पास ऑप्शन भी कहा था, इसलिए वो कहता है ड्रैगन प्रिंस तुम मेरी इन लोगों के दरमियान झगड़े छुड़ाने में मदद करो, अगर हम ये कर पाए तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट के बारे में सोचूंगा। इधर आओमू ने कबीले पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आओमू का अगला अटैक चांगशाओ के स्टेचू पर होने वाला था, मगर तभी यानजी वहाँ आकर अपने भाई को अटैक करने से रोक लेता है और तभी सी गॉड की स्टेचू से आवाज आती कि ये खून खराबा बंद कर दो। साथ ही आओमू ने स्टेचू पर किए अटैक भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और तभी वहाँ पर तेज रोशनी फैलने लगती है। सी गॉड से लोग कह रहे थे कि ये तो हमारे सी गॉड है और अब उस स्टेचू के पास चांगशाओ एक गॉड के फॉर्म में प्रकट होता है। और सच बताए तो चांगशाओ वाकई इस फॉर्म में बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा था और अब हमें चांगशाओ के पेपरमैन नजर आते हैं जो उस पर लाइट मार रहे थे और ये काम वो सबसे छुप कर रहे थे ताकि सबको लगे कि ये जगमगाता हुआ समंदर का देवता है। इधर आओमू अपने ड्रैगन फॉर्म को समन करके चांगशाओ पर हमला करने भेज देता है, मगर चांगशाओ ने एक ही हाथ से उस ड्रैगन की गर्दन पकड़ ली थी, जिससे आओमू का भी दम घुटने लगता है और अब चांगशाओ अपने बड़े से हाथ से आओमू को जबरदस्ती उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। वेल चांगशाओ यहाँ पर डिट्टो गॉड जैसी ही एक्टिंग कर रहा था। इधर आओमू को भी समझ आ जाता है कि ये सी गॉड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब चांगशाओ के बाद एक्टिंग करने की बारी यानजी की थी। ओके तो मेरे प्यारे सी गॉड, मेरा ड्रैगन पैलेस और आपका सी गॉड से 3 लोगों में झगड़े चल रहे हैं और इस झगड़े की वजह कोई और है, एक गद्दारों ने किया है। तो चांगशाओ तुरंत जियांग विलेज के पुजारी पर रोशनी डालता है। अब सभी गाँव वालों को पता चल गया था किसी खुसट बुड्ढे ने झगड़े लगवाए हैं, वो लोग उसे मारने के लिए जमा हो गए थे। तो पुजारी तुरंत इस समंदर के देवता से माफी मांगने लगता है। वो कह रहा था हे महान और दयालु देवता, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं सारी हकीकत बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अब चांगशाओ ने ड्रैगन पैलेस के गद्दार पर भी रोशनी डाली थी, तो बंदा भी घुटने पर बैठ जाता है। आओमू उस बंदे से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने ही ड्रैगन रेस के साथ गद्दारी करो, बताओ जल्दी ये काम करने के लिए तुम्हें किसने बोला था। मगर वो बंदा अपना मुंह नहीं खोलता और अब चांगशाओ आओमू को बता रहा था कि राजकुमार, मेरा समंदर पर राज करने का कोई इरादा नहीं है, मेरे हिसाब से फेम और दौलत बादलों की तरह होती है, आज आपके पास है तो कल किसी और के पास। मैं तो बस लोगों को सच्चाई की राह पर ले जाना चाहता हूँ ताकि वो कभी किसी कमजोर को तकलीफ ना पहुँचाए। इधर चांगशाओ के पेपरमैन उस पे रोशनी फैला के थक गए थे, उनमें से एक पेपरमैन में तो आग ही लग गई थी, लेकिन चांगशाओ का भाषण खत्म होने का नाम नहीं लेता। वह मुझसे कह रहा था कि ये दोनों गद्दार मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, इनके साथ जो करना है वो तुम डिसाइड करो और हाँ मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम साउथ के समंदरों में शांति स्थापित करोगे। इधर यानजी अपने चचेरे भाई को बताने लगता है कि सी गॉड ने मुझे क्लियरली बोला है कि हमारे इस सेक्ट के साथ झगड़े लगवाने के पीछे जीफंग टाओइज्म का हाथ है, तो हम इन्हीं गद्दारों को फॉलो करके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम इन्हें अपने साथ ड्रैगन पैलेस लेके जाएंगे और वहीं पर सारी सच्चाई का पता कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ क्रोडीमन को पता चल गया था कि इन लोगों में झगड़ा लगाने का प्लान फ्लॉप हो गया, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब चांगशाओ ने जीफंग विलेज के सरपंच पर भी रोशनी डाल दी थी, क्योंकि वो भी लोगों से पैसे लूट रहा था, तो तुरंत ही उसके सामने नील करते हुए कह रहा था कि मैंने आपके नाम का गलत यूज किया है और लोगों से पैसे भी लूटे, इसलिए आप जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हो। तो चांगशाओ कहता है तुम्हारी वजह से इस विलेज पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, पता नहीं कितने ही बेगुनाह मारे जाते, इसीलिए सजा के तौर पर मैं तुमसे तुम्हारी चीफ की पोजीशन छीन लेता हूँ। आज के बाद इस विलेज का सरपंच होगा शुआन बोहान, विली शाओलिंग का बड़ा भाई था। चांगशाओ कहते हैं शुआंग मुझे पूरा यकीन है कि तुम एज अ चीफ अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगे। तो शुआंग उससे वादा करता है कि वो सी गॉड को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। इधर चांगशाओ चैन की सांस लेते हुए कह रहा था कि फाइनली मैंने ये झगड़े रोक दिए, इससे ड्रैगन कबीले के हाथों घोर पाप होने से बच गया। और रही बात यानजी के मेरिट की, तो उसे बढ़ाने के लिए मुझे कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। फिलहाल तो मुझे सी गॉड सेक्ट को जैसे तैसे बंद करवाना है। जिसके बाद चांगशाओ नाराज होने की नाटक करता है। वो कह रहा था कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ है, इस सेक्ट को एस्टेब्लिश करना कभी मेरा इरादा था ही नहीं, शायद अब मैंने इस सेक्ट को बंद करना चाहिए। लेकिन चांगशाओ की बात पूरी होने से पहले ही लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। चांगशाओ देखता है कि वहाँ पर तो पवित्र बादल छा गए हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी की मेरिट बहुत ज्यादा बढ़ जाए।
इसी वक्त पर डाओ ऑफ हेवन खुशी से उन पर फूल बरसाता है। इधर यांजी भी आओ मुँह से कह रहा था कि देखो भाई, हमने जंग रोक दी, जिस वजह से डाओ ऑफ हेवन भी खुश हो गए। वो सी गॉड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। इधर गांव के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहते हमारे सी गॉड को हेवन से आशीर्वाद मिला है। जिसके बाद वो सी गॉड कह के नारे लगाने लगते हैं। वेल चांगशो इसे बंद करने की फिराक में था, मगर आइन टाइम पर फूल बरसा कर डाओ ऑफ हेवन ने उसके प्लान की ऐसी की तैसी कर दी। जिसके बाद चांगशो अपना पाप और पुण्य का अकाउंट चेक करता है। इसमें उसे पुण्य यानी अच्छे काम करके 2500 पॉइंट्स मिल गए थे और उसने किए सिंस यानी पाप के पॉइंट्स भी अब पहले से काफी कम हो चुके थे। मगर फिर भी चांगशो की मेरिट ज्यादा नहीं बढ़ी थी। चांगशो खुद से ही कह रहा था कि शायद डाओ ऑफ हेवन चाहते हैं कि मैं ये सी गॉड सेक्ट बंद ना करूं। अगर मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर इसे बंद किया तो फिर डाओ ऑफ हेवन का अपमान हो जाएगा और फिर तो मुझ पे बिजलियां गिरा गिरा के मेरा कोयला बना देंगे। तो इससे बेहतर है कि डाओ ऑफ हेवन की बात मानी जाए। आई थिंक अब सी गॉड बनने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बाद में चांगशो खुद को ही समझा रहा था कि मैं सी गॉड बन के भी लो प्रोफाइल रख सकता हूँ। वैसे भी मुझे फेमस होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं इस सेक्ट को बंद ना करके इसे संभालने की जिम्मेदारी किसी और के मत्थे मार सकता हूँ। और तभी उसकी नजर बेचारे यांजी पर जाती है। वो सोचता है कि यांजी ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकता है और अगर मैंने इसे सेक्ट संभालने को दिया तो ये छोटा सा ड्रैगन मुझ पर बहुत खुश भी होगा। तब चांगशो अपनी लाइट यांजी पर मारने लगता है। वो कह रहा था सेकंड ड्रैगन प्रिंस यांजी, तुम एक काबिल और बहादुर ड्रैगन हो और मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ जो मेरे पास तुम हो। आज तुम्हारी वजह से मेरे सेक्ट में बैटल होने से टल गई। तो क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? अगर तुम इसके लिए राजी होते हो तो मैं तुम्हें मेरे बाद यानी कि सेकंड लीडर की पोजीशन दूंगा। साथ ही तुम्हें फर्स्ट ट्रू ड्रैगन प्रोटेक्टर भी माना जाएगा। यांजी को तो यही चाहिए था, तो तुरंत ही सी गॉड के सामने नील करते हुए कहता है कि हे समंदर के देवता, आप बहुत दयालु हो, मैं आपके इस ऑफर को कैसे ठुकरा सकता हूँ। मैं आज सबके सामने एक कसम खाता हूँ कि मैं यांजी हमारे सी गॉड सेक्ट को नई बुलंदियों पर लेके जाऊंगा। मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। जिसके बाद यांजी को लग रहा था कि अगर आओमू को कोई भी पोजीशन नहीं मिली तो आगे जाके मसले खड़े कर सकता है। इसलिए प्रिंस यांजी कहता है कि हे रहम दिल समंदर के देवता, मेरा भाई आओमू भी बहुत अच्छा इंसान है और उसने कई सालों तक साउथ सी की रक्षा की है, तो उसका ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये हमारे बहुत काम आएगा। तो क्या आप उसे भी कोई पोजीशन नहीं दे सकते? इधर आओमू तो बस सी गॉड के जवाब का इंतजार कर रहा था। अगर सी गॉड उसे मना करेंगे तो तुरंत यहाँ पर जंग छेड़ने वाला था। इसलिए चांगशो सोचने लगता है, उसे पता था कि यांजी इस सेक्ट को काफी अच्छे से लीड करेगा, लेकिन इसमें उसे मदद की जरूरत भी होगी। तो अगर आओमू को ही ये काम दिया जाए तो फिर मुझे इस सेक्ट को संभालने का कोई टेंशन ही नहीं और साथ ही इससे मेरी पहचान भी हाइड रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं ही सी गॉड हूँ। तो चांगशो कहता है, ड्रैगन पैलेस के फर्स्ट क्राउन प्रिंस आओमू, क्या आप हमारा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? आप भी मेरे सेक्ट के सेकंड ट्रू ड्रैगन प्रोटेक्टर बन सकते हो। अब ये सब सुन के आओमू का गुस्सा यूं दूर भाग गया था। उसने तो गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से अपना रंग बदल दिया था। वो तुरंत ही सी गॉड के सामने नील करते हुए कहता है कि माय ग्रेस, आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। मैं अपना फर्ज निभा कर यांजी को सपोर्ट करूँगा। आओमू सोच रहा था कि वाह, ये सी गॉड तो बहुत अच्छे है और माफिया बांटने में तो एक नंबर पर आते हैं। अब सी गॉड एक चांगशो कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सेक्ट के सभी लोग अपनी टीचिंग को याद रखेंगे, सब मिलजुल के रहेंगे और बूढ़े और बच्चों की हिफाजत करेंगे। साथ ही आप लोगों ने कभी भी मुश्किल हालातों से डरना नहीं है, क्योंकि मुश्किलों का सामना करके ही तुम लोग अपने जीवन में कुछ अच्छी चीजें सीख पाओगे। ये सब बोलने के बाद चांगशो अपने माइंड में ही चिल्लाकर कह रहा था कि कमीनों, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी हरकतों का सारा बिल मुझ पर ही फटता है। डाओ ऑफ हेवन मेरे अकाउंट में पाप ऐड कर देते हैं। इधर ये सभी लोग चांगशो को बता रहे थे कि सी गॉड, हम जरूर से आपकी सिखाई हर एक बात को फॉलो करेंगे। वो इतने जोश में चिल्ला रहे थे कि चांगशो के कानों में दर्द होने लगता है। जिसके बाद चांगशो तुरंत ही सी गॉड सेक्ट का 5 सालों का डेवलपमेंट प्लान बनाना शुरू कर देता है। इस प्लान में चांगशो की सारी टीचिंग थी। वही दूसरी तरफ क्रो डीमन कांगपिंग के पास पहुंच गया था। वो कहता है, माय लेडी, अपना ये प्लान तो पूरी तरह से फेल हो गया, अब आगे क्या करना है? तो तुरंत एक लॉ सूट बाहर निकाल लेती है। दरअसल वो सी गॉड के खिलाफ हेवनली कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करने वाली थी। इधर शाओलिंग ने ठान लिया था कि उसे भी सी गॉड जैसे ही आजाद होकर जीना है, तो तुरंत ही सी गॉड सेक्ट छोड़कर जाने लगती है। वो किसी मॉडल की डिसाइपल बनना चाहती थी ताकि वो भी मेहनत करके पावरफुल बन पाए। वही दूसरी तरफ हम यांजी और चांगशो को देखते हैं। चांगशो ने यांजी को अपना 5 सालों का डेवलपमेंट प्लान दे दिया था ताकि यांजी को सेक्ट संभालने में आसानी हो पाए। इस बुक में युद्ध कैसे करना है उसकी सारी रणनीति लिखी हुई थी। वही दूसरी तरफ कांगपिंग की भेजी हुई शिकायत हेवनली कोर्ट में पहुंच चुकी थी। जैसे वो लॉ सूट वहाँ के एल्डर के हाथ आता है, इधर चांगशो को छींक आ जाती है। वो समझ
समझ गया था कि किसी ने तो भी मुझे याद किया है। जिसके बाद चांगशो अपने पेपरमैन को उसके स्टैचू का मेकअप करने भेज देता है। वो कह रहा था कि ऐसा मेकअप करो मेरा कि कोई भी पहचान न पाए। तो पेपरमैन ने तुरंत ही चांगशो के मुंह पर काजल लाली पाउडर लगाना शुरू कर दिया था। साथ ही चांगशो की गालों पर ब्लश भी अप्लाई किया जाता है, जिससे वो और ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था, ताकि कोई जान पहचान वाला भी उस मूर्ति को देखे तो उसे पहचान नहीं पाए कि ये तो चांगशो है। और अब थोड़ी देर बाद सी गॉड का मेकअप पूरा हो चुका था। चांगशो कहता है ये देखो सी गॉड, यही आज से इस सेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस सेक्ट के साथ दूसरा कोई सेक्ट एसोसिएशन ना करे, ताकि ये सेक्ट हमेशा तन्हा और मैं बेफिक्र रहूं। और तभी अचानक से चांगशो का सेंसिंग स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। तो वो उस सिग्नल को देख के तुरंत ही सी गॉड के स्टेचू में छुप जाता है। और अब वहाँ पर सीधे हेवन से इमॉर्टल आ चुके थे। चांगशो सोच रहा था कि पता नहीं ये ग्रेट इमॉर्टल कौन है, इनके आने से ही तो मेरे सेंसिंग स्टोन के टुकड़े हो गए, इसका मतलब इनकी कल्टीवेशन बहुत हाई है। अब वो इमॉर्टल कह रहे थे कि मैं हूँ डोंग मुगोंग और मैं हेवन से यहाँ आया हूँ, तो तुम मुझे देखकर छुप क्यों गए। इधर चांगशो को डोंग मुगोंग ये नाम सुनकर याद आता है कि ये बंदा प्रीवियस लाइफ में इमॉर्टल चुनियांग के नाम से जाना जाता था और अब वो हेवन के सबसे हाईएस्ट रैंक वाले मेल इमॉर्टल बन चुके हैं। और इतना बड़ा आदमी मुझसे मिलने आया, अरे बाप रे, हे ऊपर वाले, इस बार मैंने कौन सा कांड किया है जो इतना खतरनाक बंदा मुझसे मिलने आ गया। चांगशो की उन्हें देखकर फट तो गई थी, मगर अब वो उन्हें ज्यादा इंतजार भी नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुरंत ही डोंग मुगोंग के सामने हाजिर हो जाता है। वो अपने सी गॉड वाले फॉर्म में आकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सीनियर, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो कहते कि हेवन ने मुझे एक खास जिम्मेदारी सौंपी है और इसी के चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। हाल ही में तुम पर कुछ संगीन आरोप लगाए गए हैं कि तुम लोगों के पैसे दान करवा के खुद के लिए मेरिट चुरा रहे हो। तुम पर सी गॉड सेक्ट को फंसाने का इल्जाम लगाया गया है और साथ ही तुम्हारी वजह से समंदर खतरे में है, ये भी उस कंप्लेंट में बताया गया है। इसलिए प्लीज मेरे साथ चलो ताकि तुम भी अपने हक में अपनी गवाही दे पाओ। अब डोंग मुगोंग वहीं पर पाँव रख के एक रास्ता ओपन कर देते हैं। चांगशो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सी गॉड सेक्ट में झगड़े लगाने वाले दो गद्दार यानी कि वो पुजारी और सोल्जर ड्रैगन आर्मी के पास थे। विल इन दोनों को इसलिए जिंदा रखा गया था ताकि वो गवाही दे पाए कि जीफंग के दोनों सेजेस ने ही उन्हें कांड करने के लिए बताया था। लेकिन तभी ब्लडी विंग मस्कीटो एक सिपाही को अपने वश में लेके उन दोनों पर अटैक कर देता है। लेकिन आओमो ने उस पजेस्ड हुए बंदे को मार दिया था। वो कह रहा था कि दोनों लोग हमें जीफंग सेजेस के बारे में जानकारी दे सकते थे और इसी वजह से इन लोगों पर जानलेवा हमला हुआ ताकि वो जीफंग के खिलाफ गवाही ना दे पाए। और तभी ब्लडी विंग मस्कीटोस धीरे धीरे सबको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। यांजी कहता है कि ये तो सभी किसी के वश में है। अब वो सिपाही इन दोनों राजकुमारों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आओमो तुरंत ही अपने ड्रैगन से उन पर अटैक कर देता है। इधर यांजी ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। अब उन्हें पता था कि वहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए ये लोग तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रो डीमन उस घटिया मच्छरों की महारानी कांगपेंग की तारीफ कर रहा था। वो कहता है आप बहुत होशियार हो, आपने सी गॉड के नाम की शिकायत सीधा हेवन में कर दी और उस लॉसूट पर आपका नाम भी नहीं था, तो किसी को ये बात पता नहीं चलेगी कि आपने ही सी गॉड के साथ वो सब किया। साथ ही आपने ड्रैगन आर्मी पर भी हमला करवाया ताकि जीफंग टाओइज्म और आपका नाम लीक ना हो। आपने सारे सबूत भी मिटा दिए और कोई सुराग भी पीछे नहीं छोड़ा। जिस पर कांगपेंग कहती कि जीफंग के सेजेस ने मुझे डूशियान को डिस्ट्रॉय करने की जिम्मेदारी दी थी, मगर मैं उसमें फेल हो गई, तो अब जीफंग के सेजेस को मुझ पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब मुझे कुछ भी करके उन गद्दारों को मारना ही होगा, नहीं तो सब कुछ उगल देंगे। तो क्रो डीमन ये काम मैं तुम्हें सौंपती हूँ, जाकर उन दोनों गद्दारों को खत्म कर दो। वही दूसरी तरफ चांगशो जो कि अब सी गॉड के रूप में था, वो डोंग मुगोंग के साथ एक ऊंचे माउंटेन पर जा रहा था। वो कह रहा था कि न जाने कितनी ही बार मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि मुझ पर लगाए गए इल्जाम सरासर झूठे, मगर ये तो मेरी एक नहीं सुन रहे। और अब ये लोग उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा था जो चांगशो से कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। इन्होंने तो चांगशो को ठीक से देखा भी नहीं था, फिर भी वो कहते कि सी गॉड तुम खुद यहाँ पर क्यों नहीं आए, भला तुमने इस पेपरमैन को यहाँ पर क्यों भेजा। इसका मतलब ये रियल चांगशो था ही नहीं, उसने डर के मारे अपना पेपरमैन ही भेज दिया था। चांगशो का पेपरमैन सोचता है कि इन्होंने मुझे देखने से पहले ही पहचान लिया कि मैं रियल नहीं हूँ। शायद ये जेड एम्परर है जो हेवन में बैठकर सब पर ध्यान रखते हैं। दरअसल इनका नाम हाओ टियान था और ये हेवन के जेड एम्परर है। अब चांगशो उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर, मैं हमेशा ही पेपरमैन के रूप में ही घूमता रहता हूँ और तभी आपने भेजे हुए अवतार डोंग मुगोंग मॉर्टल्स की दुनिया में आ गए और इसी वजह से मुझे जल्दी जल्दी में आपके पास
महाशय से ही आना पड़ा, मतलब कि इस पेपरमैन वाले फॉर्म में। मुझे उम्मीद है कि आप इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर देंगे। जिस पर हाउटियन कहते कि तुम बहुत स्मार्ट हो और इस तेज दिमाग की वजह से हजारों लोग तुम्हें सी गॉड मान के तुम्हारी पूजा करते हैं। साथ ही डाउ ऑफ हेवंस ने तुम्हें ढेर सारी मेरिट दी और ड्रैगन्स ने तुम्हें सपोर्ट किया। दोनों भी ड्रैगन राजकुमार अब तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो करते हैं। इसलिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी शिकायत किसने की। ऐसा कौन बंदा है जो तुम्हारी कंट्रोल से बाहर है। इधर चांगशाओ तो अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है। वो कहता है पता नहीं किस कुत्ते ने मेरे नाम का लॉसूट भेजा। इस कमीने की शिकायत की वजह से मुझे हेवन के सबसे महान शख्स जेड एम्परर के सामने आना पड़ा। अब तो मुझे एक्सपोज होने से कोई भी बचा नहीं सकता। इधर हाउटियन कह रहे थे कि मेरे ख्याल से तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और शायद किसी ने तुम्हें अपने वश में करके ये सब बुरे काम करवाए हैं। तो चांगशाओ थोड़ा बहुत सोच के अपना मुंह खोलता है। वो कह रहा था एम्परर, मेरे गाँव में एक पुरानी कहावत है कि जितनी ज्यादा पावर्स तुम्हें मिलती है उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियाँ तुम्हें उठानी पड़ती है। जिस पर हाउटियन कह रहे थे कि तुम मुझे ताना मार रहे हो या फिर खुद की तारीफ कर रहे हो। खैर कोई नहीं, शायद तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। तो चांगशाओ कहता है हाँ, मैंने मेरी आंखों से तो आपको पहचान लिया, मगर मेरा दिल अभी भी आपकी पहचान को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। अब हाउटियन को उसकी बातें समझ नहीं आती। वो पूछते सी गॉड, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर चांगशाओ जवाब देता है कि आप एक जेड एम्परर हो और आप हमेशा हेवन में ही रहते हो। हमारे सारे एंसेस्टर और डाउ ऑफ हेवन हर एक काम में आपसे मदद मांगते हैं। इसका मतलब आप पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर आप छोटी सी बात डिस्कस करने यहाँ चले आए। आप पर्सनली मुझसे मिलने आए। मैं तो एक नॉर्मल सा सी गॉड हूँ और एक छोटे से मसले को लेकर मुझसे मिलने आना ये मुझे सही नहीं लग रहा। जेड एम्परर कहते सी गॉड, तुम बहुत शातिर हो, इसलिए तुम ही बता दो कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। तो चांगशाओ कहता है एम्परर, आप हेवनली कोड को मजबूत बनाना चाहते हो। चलो ये बात समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जिसके बाद चांगशाओ बताने लगता है कि हमारे टोटल 6 सेंट है और वो सभी होंगजुन को अपना मास्टर मानते हैं। अब उन 6 सेंट में से 5 लोग अलग हो गए। इन 5 लोगों ने अपने अलग अलग सेक्ट बनाए और अपने डिसाइपल्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी 1 सेंट बाकी था, तो उन्होंने कोई सेक्ट ना बनाकर हेवनली कोड की स्थापना की और वो डाउ ऑफ हेवन के अंडर काम करने लग गए। ये सेंट हमारी दुनिया में चल रही सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और इस हेवनली कोड के हेड आप हो। आप डाउ ऑफ हेवन को असिस्ट करते हो, लेकिन पूरी दुनिया में बस ये 5 लोग ही फेमस हो गए। आपके हेवनली कोड के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, इसलिए आपके भेजे हुए ऑर्डर्स हमारी दुनिया के हर एक कोने तक नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से आप किसी टैलेंटेड शख्स को आपके हेवनली कोर्ट में अपॉइंट करना चाहते हो ताकि हेवनली कोर्ट की ताकत बढ़ जाए, लोगों को उसके बारे में पता चले और आपके भेजे हुए ऑर्डर्स को फॉलो किया जाए। ये सब सुनकर हाउटियन कहते कि सी गॉड, तुमने मेरे यहाँ आने का रीजन तुरंत ही समझ लिया। हाँ, मैं खुद इमॉर्टल्स की दुनिया में आया ताकि कोई टैलेंटेड बंदे की तलाश कर पाऊँ और तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि लोग सी गॉड को बहुत मानते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। और रही बात उस लॉसूट की, वो तो नकली था, कोई तुमसे जलता है इसलिए तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत कर दी। अब सी गॉड तुम ही बता दो, क्या मैंने यहाँ पर आके कोई गलती कर दी। जिस पर चांगशाओ कहता है कि एम्परर, अब मैं क्या ही बोलूँ, आप कुछ सोच समझ के ही यहाँ आए होंगे। जिसके बाद जेड एम्परर हाउटियन चांगशाओ ने लिखी हुई बुक पढ़ रहे थे। ये बुक चांगशाओ ने अपनी सी गॉड सेक्ट के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था कि अपने दुश्मन से निपटने के टोटल 26 स्टेप होते हैं, जिसे आर्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। हाउटियन उस किताब को गौर से पढ़ने लगते हैं। उसमें चांगशाओ ने लिखा था कि युद्ध करना एक धोखा देने का तरीका है। अगर तुम फाइट करने के काबिल भी हो तो भी अपने अपोनेंट को ये दिखाओ कि तुम कमजोर हो। अगर तुम्हें फाइट करने की इच्छा भी है तो भी ऐसे दिखाओ कि तुम फाइट नहीं करना चाहते। हाउटियन ये सब पढ़कर काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो इसका मतलब चांगशाओ से पूछ रहे थे। तो चांगशाओ उन्हें समझाता है कि जंग करने की कला बहुत सिंपल है, बस हमें इस नाटक को अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए। वही दूसरी तरफ हम ड्रैगन्स को देखते हैं, जिनके पीछे ब्लडी विंग्स मस्कीटोज का पूरा झुंड लगा हुआ था। क्रो डीमन उनसे कह रहा था कि ड्रैगन पैलेस के लीडर जल्दी से सरेंडर कर दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिसके बाद ड्रैगन पैलेस वालों पर हमला होना शुरू हो जाता है। ये देखकर यान्जी बहुत भड़क गया था। वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके कह रहा था कि आज हमारी मौत नहीं बल्कि तुम्हारी मौत होगी। और अब यान्जी ने एक इशारा करके अपनी विशाल नेवी को वहाँ पर बुला लिया था। अब अचानक से इतनी सारी फौज देखकर क्रो डीमन की तो वाट लग जाती है। तब तक यान्जी अपने सैनिकों को 9 हेवंस और 10 अर्थ
फॉर्म करने के लिए बताता है तो सैनिक तुरंत तैयारी को फॉर्म करके उन मस्किटोज को खत्म करना शुरू कर देते हैं। और अब यान्जी ने इतनी समझदारी कैसे दिखाई ये हमें पता चलता है। दरअसल चांगशाओ ने उसे पहले ही बता के रखा था कि हमने उन लोगों को एक्सपोज किया है जो जीफांग सेजेस के साथ मिले हुए थे, इसलिए वो हम पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी वो लोग हम पर अटैक करेंगे तब हम अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे। ये है सी गॉड सेक का 5 ईयर का डेवलपमेंट प्लान। इसी का यूज करके हम उनके खिलाफ फाइट करेंगे। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। यान्जी सोच रहा था कि चांगशाओ ने लिखी हुई मेथड वाकई कमाल की है। जैसे ये जंग खत्म होगी मैं चांगशाओ की टेक्निक को अच्छे से स्टडी करूंगा, साथ ही मैं उसका एक बुक बनाकर मेरे फादर और जाई टाओइज्म को दे दूंगा। मेरे सीनियर जाओ गोंगमिंग तो इस बुक को पढ़ के काफी खुश हो जाएंगे। अभी जाओ गोंगमिंग कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। इधर हाओ टियान चांगशाओ की बुक को पढ़कर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। उन्हें चांगशाओ की मिलिट्री स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब चांगशाओ तुरंत एक स्क्रोल को समन कर लेता है। वो दिल में ही सोच रहा था कि मैंने कैटास्ट्रॉफी से बचने के लिए ढेर सारे प्लान बना के रखे हैं और आगे भी बनाता रहूंगा, लेकिन सबसे आसान प्लान था आर्ट ऑफ वॉर वाला। मगर अब हाओ टियान की वजह से वो पहले ही रिवील हो चुका है। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैं ढेर सारी मेरिट हासिल करके हेवनली कोर्ट ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अब भी मैं जेड एम्परर के साथ दोस्ती कर सकता हूँ ताकि मुझे ज्यादा मेहनत किए बिना ही हेवनली कोर्ट ज्वाइन करने का मौका मिले। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अब हाओ टियान को मस्का मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अर्थ और हेवन निष्पक्ष है, वो इस दुनिया के सभी जीवों को आवारा कुत्तों जैसा ट्रीट करते हैं, लेकिन आपका हेवनली कोर्ट इनके जैसा नहीं है। मेरे एम्परर, मैंने सुना था कि जिस सेंट ने हेवनली कोर्ट को बनाया उन्होंने बदले में कुछ भी नहीं मांगा और मैं तो उनकी इसी दिलदारी से बहुत इम्प्रेस हो गया। उस सेंट ने हेवनली कोर्ट बनाकर बहुत बड़ा कार्य किया मगर बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं की। तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने 12 स्क्रॉल लिख दिए ताकि मैं भी अपनी तरफ से हेवनली कोर्ट में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो हाओ टियान उसे अप्रिशिएट करने लगते हैं। इधर कांग पिंग समझ गई थी कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। वो ड्रैगन्स पर हमला करने वाली थी लेकिन ड्रैगन ने ही उसके आर्मी पर अटैक कर दिया। वो कहती कि मेरे ख्याल से ड्रैगन को किसी ने पहले ही आगाह करके रखा होगा, नहीं तो बेवकूफ ड्रैगन इतनी होशियारी कभी भी दिखा नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों को इस जंग को ब्रूटल बनाना ही है तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। आज यहाँ पर खून की नदियाँ बहेगी। जिसके बाद वो अपने मच्छरों से कहती कि मेरे बच्चों जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और इन सभी ड्रैगन्स को खत्म कर दो। क्रो डीमन तुम्हें अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है। तो क्रो डीमन कहता है जी रानी साहिबा, आपने इतने सालों तक मुझे सिखाया है, मुझे पता है यहाँ क्या करना चाहिए। आज कुछ भी करके मैं इस मिशन को पूरा करूँगा। जिसके बाद अपने फ्लेश एंड ब्लड से कहता है कि मेरे लिए आर्मी बनाओ। ड्रैगन्स देखते ही कि उसके ब्लड को कंज्यूम करके मस्किटोज और ज्यादा पावरफुल बनेंगे और होता भी वैसा ही है। उन लोगों ने एक ही झटके में यान्जी ने बनाई हुई आरी को तोड़ दिया था जिससे सभी ड्रैगन्स घायल होना शुरू हो गए थे। साथ ही उनके पास जो 2 गद्दार थे उन्हें भी क्रो डीमन ने मार दिया था और अब वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन क्रिएट हो जाता है। वो इन सब पर भारी पड़ गया था। यान्जी भी उसके अटैक से घायल हो चुका था। वो सोचता है कि पता नहीं चांगशाओ अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया और अब वो क्रो डीमन यान्जी पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी फ्लो होने लगती है जिसमें वो डीमन बुरी तरह से ट्रैप हो गया था। जिसके बाद एक ब्लैक स्पिरिचुअल बर्ड आके सीधे उस डीमन पर हमला कर उसे खत्म कर देता है और अब वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी आ रही थी। दरअसल ये अटैक डोंग मुगोंग ने किया था। वो ड्रैगन से कहते कि हेवनली कोर्ट तुम्हारे साथ है। जिसके बाद वो क्रो डीमन और मस्किटोज को वार्न करते हैं कि ये जंग जल्दी से खत्म कर दो। इधर यान्जी और आउमो कह रहे थे कि खुद हेवनली कोर्ट ही हमारी मदद करने यहाँ आया। यान्जी को तो इस बात पर यकीन भी नहीं होता क्योंकि हेवन और ड्रैगन्स की बिल्कुल भी नहीं जमती थी। और अब हमें पता चलता है कि हेवनली कोर्ट ने ड्रैगन्स की मदद क्यों की। दरअसल इसके पीछे भी चांगशाओ का ही हाथ था। चांगशाओ जेड एम्परर से कह रहा था कि ड्रैगन्स को एक्सेप्ट कीजिए, जिस पर वो कहते कि ड्रैगन्स तो सदियों से पाप करते आए हैं, वो अभी भी अपने प्राचीन काल की डोमिनेंस को याद करते हैं। उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और ऐसे घमंडी ड्रैगन्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं कैसे उन ड्रैगन्स की अकल को ठिकाने लाया जाए, इन्हें हराने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। इधर चांगशाओ दिल में ही सोच रहा था कि अरे हेवनली कोर्ट वाले पता नहीं क्यों ड्रैगन्स को हराना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा क्योंकि यान्जी को सपोर्ट नहीं किया तो सबको बता देगा कि मैं ही सी गॉड हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी करके जेड एम्परर को मनाना ही पड़ेगा। इसलिए वो कहता है कि योर मैजेस्टी आप उन्हें हराओ मत, बल्कि बस उन्हें अपने कंट्रोल में लेके आओ। हमारी तीनों रियासतों में 4 समंदर है और ये समंदर बहुत ही क्रूशियल इलाके है और ड्रैगन रेंस एंशिएंट और पावरफुल है। भले ही उन्होंने ढेर सारे पाप किए हो मगर फिर भी उनके पास कई सारे एक्सपर्ट्स है। अगर ड्रैगन्स
ड्रैगन्स आपकी शरण में आए और आपके लिए काम करने लग जाए तो चारों समंदर यूनाइट हो जाएंगे और इससे आपके हेवनली कोर्ट का फायदा होगा। अगर ड्रैगन्स ने नदियाँ और समंदर एक साथ मैनेज कर लिए तो हेवनली कोर्ट की रीच भी बढ़ जाएगी। इससे आपका डबल फायदा होगा। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरी शिकायत की थी वो मुझे नहीं बल्कि ड्रैगन्स को टारगेट करना चाहता है। फिलहाल ड्रैगन्स पर हमला हो चुका है, ये उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, तो क्यों ना उनकी मदद करके आप उन्हें अपने एहसान के तले दबा दो ताकि आगे चल के वो आपके खिलाफ ना जाकर आपकी ही सेवा करेंगे और वो हेवनली कोर्ट से जुड़ जाएंगे। तो यही वजह थी कि चांगशाओ के कहने पर डोंगमुगोंग ड्रैगन्स को बचाने आ गए थे। इधर कांगपिंग गुस्से में लाल पीली हो जाती है। वो कहती है कि हेवनली कोर्ट वाले तो हमेशा ड्रैगन्स के खिलाफ थे मगर आज ये उनकी ही मदद करने पहुँच गए। ओह अब मैं समझी, ये काम उसी कमीने सी गॉड का है। इस कुत्ते ने तो पता नहीं मेरे कितने सारे प्लान्स फेल कर दिए। साउथ सी के लोगों की मेरिट मैं चुराने वाली थी लेकिन वो मेरिट इस कमीने ने हासिल कर ली और अब तो ये सीधे हेवनली कोर्ट के साथ टीम अप होके न जाने मेरे कितने मच्छरों को मार रहा है। जिसके बाद वो कह रही थी कि सी गॉड अगर मेरे बस में होता तो मैं तेरी वाट लगा देती, लेकिन मैं हेवनली कोर्ट से पंगे नहीं ले सकती। लेकिन आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि सी गॉड के बच्चे को कब्र तक जरूर पहुँचाऊंगी। इधर हम सेंट जुयान को देखते हैं जिन्हें उनके सीनियर मास्टर टियान चिंग ने मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें बदलने वाली है, जिस पर जुयान कहते कि हाँ ये सब चांगशाओ की वजह से ही होगा। वो देखते हैं कि चांगशाओ ने हेवनली कोर्ट के एम्परर को ड्रैगन्स के साथ ज्वाइन करने के लिए मना लिया है। वो चांगशाओ को सी गॉड के कॉस्ट्यूम में भी पहचान लेते हैं। इधर हाउ टियान कह रहे थे कि जूनियर हमने इतनी सारी बातें कर ली मगर मुझे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं पता। तो चांगशाओ सोच रहा था कि अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मैं कोई सी गॉड नहीं बल्कि मामूली सा डिसाइपल हूँ। खैर इस बात पर तो मैं उन्हें नहीं फंसाऊंगा, इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट इन्हें मेरा नाम तो पता ही होना चाहिए। और तभी उसकी नजर आसमान में चमक रहे सितारों पर जाती है। वो सोचता है कि वीनस फिलहाल पूर्व दिशा में है और हेस्परस पश्चिम दिशा में है और द स्टार हेस्परस का मतलब होता है चांगशाओ। ओह वाह मिल गया नाम, यही तो मेरे नाम का मीनिंग है। जिसके बाद वो हाउ टियान से कहता है कि मेरा नाम है हेस्परस। तो हेस्परस ही नाम सुन के जेड एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। इधर चांगशाओ खुद से ही कह रहा था कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत ऐसे पलट जाएगी। अब मैं हेवनली कोर्ट से जुड़ चुका हूँ। जिसके बाद वो वापिस से अपनी सी गॉड वाले टेम्पल में आ गया था मगर तभी वो देखता है कि कांगपिंग तो उसके मंदिर में घुस गई है। वो कहती सी गॉड अपनी मौत से मिलो, मैं हूँ तुम्हारा अंत। जिसके बाद वो उड़ते हुए जाकर चांगशाओ पे हमला कर देती है। अभी तो रियल चांगशाओ नहीं बल्कि पेपरमैन था और इसीलिए वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। बेचारी कांगपिंग का तो कट गया था। वो कहती आइंग ये क्या हो रहा है और तभी वहाँ पर एक बंदा आकर कांगपिंग पर चिल्लाने लगता है। उसने कांगपिंग को एक जगह पर ट्रैप कर दिया था। इधर चांगशाओ भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। उसे कांगपिंग के हमले से प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहता है आइंदा से मैं उस औरत से बहुत दूर रहूंगा। और अब चांगशाओ देखता है कि वहाँ पर कोई आ चुका है। उस बंदे ने 24C कामिंग पर्स से कांगपिंग को जकड़ लिया था। फिर ये बंदा जाई टाओइज्म का जाओ गोंगमिंग है और इसी का जिक्र यांजी ने थोड़ी देर पहले किया था। वो बड़े ही गुस्से में कांगपिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो कहती जाओ तुमने मुझे ट्रैप क्यों किया है? तो कहता है कि ड्रैगन प्रिंस यांजी मेरा भतीजा है और यांजी सी गॉड को अपना मुंह बोला भाई मानता है और हमारी टाओइस्ट फैमिली हमेशा एक दूसरे का साथ देती है, इसलिए मैं सी गॉड के साथ हूँ और तुमने सी गॉड को उसका असली फॉर्म दिखाने के लिए फोर्स किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो अब कांगपिंग को खत्म करने ही वाला था कि तभी चांगशाओ अपने माइंड से उसके साथ बात करता है। ये बात कांगपिंग नहीं सुन सकती थी। चांगशाओ कहते सीनियर मैं हूँ साउथ सी का सी गॉड और मेरे रियल फॉर्म को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है, इसलिए प्लीज आप इस औरत को कुछ मत करो। ये जीफांग टाओइज्म की चमची है, अगर आपने इसे मार दिया तो जीफांग और जाई टाओइज्म में झगड़े लग जाएंगे। जिस पर जोंग कहते अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैंने इसे खत्म ही करना चाहिए। लेकिन चांगशाओ कहते ना ऐसा मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे ये औरत शांत हो जाएगी। अब चांगशाओ ने अपना पूरा प्लान जोंग को बता दिया था, इसलिए जोंग कांगपिंग की आरी को हटा देते हैं। वो कहती पागल औरत तुम्हें मेरे साथ लिंग माउंटेन चलना होगा, वहीं पर तुम्हारे करतूतों की सुनवाई होगी। कांगपिंग सोचती है कि लिंग माउंटेन्स में तो जीफांग के सेजेस रहते हैं, अगर वहाँ मेरी सुनवाई हुई तो फिर जीफांग के सेजेस खुद को बचाने के लिए मुझे और मेरे मच्छरों की आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो कांगपिंग वहाँ जाने से मना कर देती है। तो चांगशाओ जोंग को एक और आइडिया बताता है, इसलिए जोंग घायल होने का नाटक करते हुए कहते हैं कि तुमने मेरी फाउंडेशन को डैमेज
डैमेज किया है। कांगपिंग सोच रही थी कि ये आदमी कितना झूठ बोल रहा, मैंने कभी से घायल किया। तो जांग उससे कहते कि मेरी इंजरी सबूत है कि तुमने मुझ पर हमला किया। जिस पर कांगपिंग कहती कि ओए नौटंकीबाज, ऐसी नकली इंजरीज तो मैं भी दिखा सकती हूँ। जिसके बाद वो भी खुद पे ही हमला करके खुद को घायल कर लेती है। अब उसका नाटक खत्म होने के बाद जांग कहती कि देखो मेरे पास क्या है, ये है हमारे सी गॉड का मैजिकल आर्टिफैक्ट। तुमने अभी अभी जो भी नौटंकी की है वो सारी इसमें रिकॉर्ड हो गई। ये देखो उस रिकॉर्डिंग का डेमो। तो बताओ अब क्या तुम लोगों में झगड़े लगाओगी? तो कांगपिंग एकदम गुस्से में आके कहती कि जाओ गोंगमिंग, तुम चाहते क्या हो? तो जाओ कहता है कि तुम बस सी गॉड को खत्म करने का ख्याल दिल से निकाल दो और सेक्ट में झगड़े लगाने का काम बंद कर दो, वरना जो ये तुम्हारा वीडियो बना है वो सारे सेक्ट में वायरल कर दूंगा। मेरे दोस्तों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है, सभी लोग तुम पर हंसेंगे। और वैसे भी ना तुम उस वीडियो में बहुत क्यूट लग रही थी। अब कांगपिंग के पास हार मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जोंग से कहती है ठीक है, मैं ये मैटर यहीं पर ड्रॉप कर रही हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर से इंजोयन चांगशो की सारी हरकतें देख रहे थे। ओके तेरे भाई ये बंदा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसकी हरकतें देख कर तो मजा ही आ जाता है। अब कांगपिंग की जाते ही चांगशो वहाँ पर आ जाता है। तो जोंग गोंगमिंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए चांगशो के साथ मस्ती करने लगते हैं। वो कहती सी गॉड आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर चांगशो दिल में ही सोच रहा था कि भाई आगे चल के तुम फॉर्चून के देवता बनने वाले हो, मगर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी। दरअसल जोंग का दिमाग बहुत तेज था और इसी वजह से उनका नाम गॉड की लिस्ट में शामिल हुआ था। अब चांगशो तुरंत ही उनसे दूर जाते हुए कह रहा था कि मैं हूँ हेस्परस, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब जाओ उसके साथ थोड़े गप्पे लड़ाते हैं और अचानक से उन्हें कुछ याद आता है। ओके तेरी मैं तो भूल ही गया, मुझे ना एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, चलो बाय, हाँ बाद में बात करते। इतना कह कर दांत निकालते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वेल जोंग 3 सेक्ट की कॉन्फ्रेंस में जाने वाले थे। वेल इस मीटिंग में सेक्ट के दरमियान जो भी झगड़े चल रहे हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। और अब हम लिनशाओ को देखते हैं जो नाचते गाते हुए चांगशो की रूम का दरवाजा पीटने लगती है। वो कह रही थी सीनियर, इस बार की 3 सेक्ट कॉन्फ्रेंस को आपको ही लीड करना है और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिनों में होने वाली है। चांगशो तो ये सुन के बहुत पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था मैं इसी घटिया कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वहाँ तो बस पाप और पुण्य का हिसाब किया जाता है। अब चांगशो की नाच सुनकर लिनशाओ वहाँ से वापस जा रही थी कि तभी वहाँ पर समय थम जाता है, सब कुछ रुक गया था। और फिर चांगशो को सेठ जुयान कहते कि तुम कॉन्फ्रेंस में जाओगे। अब चांगशो तो उन्हें मना नहीं कर सकता था और थोड़ी देर बाद सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। बाप रे, ये तो सबसे टैलेंटेड महान जुयान थे। ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे पहले इंसान है। होली मदर नुआ ने जब इंसानों को बनाया था तब उनकी सबसे पहली क्रिएशन जुआन थे और वो सेंट टाइचिंग के डायरेक्ट डिसाइपल है। अब चांगशो जोर जोर से रोने लगता है। वो कह रहा था पता नहीं क्यों ये सारे प्राचीन सेंट मेरे ही पीछे पड़े हैं, मुझे तो इन सभी लोगों से बहुत डर लगता है। अब शांत होकर चांगशो सोच रहा था कि आखिर सेंट जुआन मुझे 3 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजना चाहते हैं। और तभी चांगशो को यानजी का मैसेज आता है। वो कहता है कि सीनियर, आपने जो ऑफ डिवाइस दिया था उससे मैंने उन मरे हुए गद्दारों की यादों को चेक किया और ये है उनकी प्लानिंग। दरअसल जीफंग टाओइज्म के लोग आई ऑफ द 4 सीज को ढूंढ रहे हैं, मगर अभी तक उसका लोकेशन उन्हें नहीं मिला। ये लोग आइज ऑफ द सी को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन चांगशो को तो तुरंत ही उसका लोकेशन मिल चुका था। वो कहता है कि इस जगह पर पाप और पुण्य को जमा किया जाता है और ये जगह हर कुछ सालों के बाद ओवरलोड होके ब्लास्ट होती है। इसमें कई सारे जीव मारे जाते हैं और सबसे ज्यादा पाप तो ड्रैगन्स ने किए हैं। तो हर बार समंदर की आंख में अपने कुछ एक्सपर्ट को भेज देते हैं ताकि उस जगह पर ब्लास्ट ना हो पाए। इधर यानजी चांगशो को बताता है कि आइज ऑफ द सी हमारी कमजोरी है, अगर वो एक्सपोज हो गई तो दूसरे लोग हमें कंट्रोल करेंगे या फिर हमारी पूरी की पूरी ड्रैगन रेस खत्म हो जाएगी। तो यानजी कहता है मुझे मेरे फादर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना ही होगा ताकि हम आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रह पाए। इसलिए वो अपने फादर से मिलने जा रहा था। वही दूसरी तरफ कांगपिंग से मिलने के लिए जीफंग का सेज आ चुका था। कांगपिंग उससे माफिया मांगते हुए कहती कि प्लीज एक आखिरी मौका दीजिए, मैं उस यानजी को खत्म कर दूंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।